अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोब्स, मैन एंड एनवायरनमेंट के आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे माइक्रोब्स अपने अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि एंटी माइक्रोबियल्स होती क्या हैं। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल्स यानी माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो ड्रग्स या मेडिसिन यूज़ होती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया उनका टारगेट होता है, एंटीवायरल्स जो है वायरसेस को किल करती हैं, लाइकवाइज एंटीफंगल्स एंड एंटीपैरासिटिक्स। तो ये तमाम मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं या ट्रीट करती हैं ह्यूमन्स, एनिमल्स और प्लांट्स में माइक्रोब्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस को। तो हम देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है फिर, जिसे हम AMR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या पैरासाइट्स जो हैं वो ओवर टाइम जो है अपने अंदर जो है अपने जीनोम को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जिसके नतीजे में ये होता है कि जो मेडिसिन पहले उन्हें इफ़ेक्ट कर रही थी और उन्हें किल करके या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके उनसे कॉज होने वाले इन्फेक्शंस को रोक रही थी, तो वो ड्रग या मेडिसिन अब उन माइक्रोब्स पे अपना असर डालना छोड़ रही है, ठीक है। जिसके नतीजे में जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है, वो जो इलनेसेस हैं वो मज़ीद जो है ना वाइड स्प्रेड हो रही हैं, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेट डेथ कॉज हो रही है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटी माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट, तो यही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाती है। इस तरह के माइक्रोब्स को सुपर बग्स का नाम दिया जाता है। फर्दर जिनमें एबिलिटी है कि वो जो ससेप्टेबल स्पीशी है, वो ह्यूमन है, प्लांट है या एनिमल है, उसे किल करने की एबिलिटी रखते हैं। लिहाजा सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि वो ऑन टाइम जो है नई मेडिसिन ऐसी इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि उस मॉडिफिकेशन को, जो कि बैक्टीरिया या माइक्रोब की जीनोम में हो गई है, उसे फिर से टैकल कर पाए, उन्हें फिर से उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर पाए और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाए। तो इस पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, रिसर्च फील्ड में भी, और इसके अलावा इकोनॉमी का भी एक बड़ा हिस्सा जो है कंट्री की इस तरफ जाएगा। बहरहाल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ब्रॉडर टर्म है जो कि मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती है। जैसे बैक्टीरिया है तो उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। और तो इस तरह से फिर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी पैरासिटिक, एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है माइक्रोब्स के अंदर स्पेसिफिक, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहलाती है। और फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो मेडिसिन पहले इफ़ेक्टिव थी वो अब इनइफेक्टिव हो जाती हैं और डिजीज़ को ट्रीट करना, प्रिवेंट करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो क्या, कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस माइक्रोब्स में पैदा होती है। तो बेसिकली तो हमारे पास माइक्रोब्स अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उस एजेंट से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली अपने अंदर वो मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो अपने सर्वाइवल को यकीनी बना सकें। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ऐसी हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस माइक्रोब्स में बढ़ रही है। तो वो क्या एक्टिविटीज़ हैं कि इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मेडिसिन्स किया जाता है, अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स ले ली जाती हैं, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड या फ्लू है तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स ले ली जाती हैं, या फिर लो क्वालिटी मेडिसिन्स का इस्तेमाल, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़, ये तमाम वजूहात जो हैं वो ये जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ जो है अवेयरनेस क्रिएट करे लोगों में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स, कैसे उनका यूज़ कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो वैसे तो हम जानते हैं कि ये मेडिसिन या ड्रग्स लाइव्स को सेव करती हैं, ठीक है। और लेकिन इनका जो एक्सेस यूज़ है ना, वो बैक्टीरिया और फंगाई जब उसमें ज़्यादा देर तक उस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिनमें ये मेडिसिन्स हों हमारे अंदर, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम एग्जांपल लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स या फंगल्स का एंटी फंगल्स का अपटेक इतना ज़्यादा है कि अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंगाई ने उन उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि यही मेडिसिन्स हमारे यूज़फुल जर्म्स को, यूज़फुल माइक्रोब्स को किल कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हार्मफुल माइक्रोब्स जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं हमारे अंदर, और उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे जर्म्स को भी वो रेजिस्टेंट जीन जो है या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो ये जो कंडीशन होती है वो मज़ीद ड्रास्टिक होती है। इस स्लाइड में भी आपको यही बताया जा रहा है कि स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स में क्या होता है कि जर्म्स अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ को तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म कहते हैं, कि उनके डीएनए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स को फॉलो करता है कि जो एंटी माइक्रोबियल्स या बायोटिक्स का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाती, ठीक है। और बैक्टीरिया और फंगाई में ये जीन्स होते हैं,
जिसकी वजह से हमारे पास इन जर्म्स को ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा क्या बात है कि ये अपने ये रेजिस्टेंस वाले जीन्स दूसरे माइक्रोब्स के साथ शेयर भी कर लेते हैं। हालांकि वो भी उन एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल से एक्सपोज नहीं हुए, फिर भी उनके अगेंस्ट उनके अंदर एक जीन जो है वो आ जाता है, लिहाजा वो भी उसी तरह हार्मफुल होते हैं जिस तरह के ये माइक्रोब्स जो कि एक्सपोज हो चुके थे एंटी माइक्रोबियल से। और नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं कि किस तरह माइक्रोब्स अपने अंदर डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटी माइक्रोब्स। तो नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ द एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक जो है वो इन तक अप्रोच ना कर पाए, उसको अपने अंदर एंट्रेंस उसकी ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, जिनकी जो आउटर वॉल मौजूद होती है, जिनकी सरफेस पे एक आउटर लेयर मौजूद होती है लिपिड्स की, जो कि उन्हें इन्वायरमेंट में मौजूद हार्मफुल एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से ये सेलेक्टिवली एंटी माइक्रोबियल ड्रग की एंट्री को ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है। तो इससे क्या होगा कि जो एंटी माइक्रोबियल्स का जो फंक्शन है वही वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये पहले लेवल पे जो है ना रेजिस्ट कर रहे हैं ये एंटी माइक्रोब्स की एक्टिविटी को, एंटी माइक्रोबियल्स की एक्टिविटी को। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है गेट रिड ऑफ द एंटीबायोटिक और एंटी फंगल, यानी जो जर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स आ भी गई हैं, एंटीबायोटिक्स आ भी गई हैं, इस तरह की मेडिसिन, तो उनकी सेल वॉल्स में कुछ ऐसे पंप्स होते हैं जिनको यूज़ करते हैं वो उन्हें वापस भेज देते हैं, ठीक है, सेल से इजेक्ट आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सूडोमोनास की एक स्पीशी आ जाती है जो कि पंप्स के थ्रू जो है ना एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स, बीटा लैक्टम्स, क्लोरमफेनिकॉल या ट्राइमेथोप्रिम से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह फंगाई की स्पीशी कैंडिडा है, वो भी पम्प्स को यूज़ करते हुए एंटी फंगल्स को अपने अंदर से रिमूव करते हैं। एंटी फंगल्स अमूमन दिए जाते हैं एजोल्स या फ्लूकॉन एजोल की सूरत में, अमूमन एंटी फंगल्स दिए जाते हैं जिनको बाहर निकाल देते हैं इनकी सेल वॉल्स में मौजूद पम्प्स। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है कि एक्सपोयर में आ भी जाए एंटीबायोटिक तो जर्म्स या माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन्हें अपने एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्लेब्सिला न्यूमोनियाई बैक्टीरिया है जो कि एंजाइम कार्बापेनीमेसिस को यूज़ करता है ताकि कार्बापेनम जो ड्रग दी जा रही है उसे ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, और वो कार्बापेनम ड्रग जो है अपना इफेक्ट ना शो कर पाए उसके ऊपर, क्लेब्सिला न्यूमोनियाई के ऊपर। इसी तरह हमारे पास एंटीबायोटिक या एंटी फंगल का जो मेन टारगेट होता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना या सेल वॉल को डैमेज करना, तो इस टारगेट को ही जो है ना चेंज कर देते हैं माइक्रोब्स। अब जब हमारे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बैक्टीरियम को, तो जब जर्म्स या माइक्रोब्स जो है एंटीबायोटिक का टारगेट चेंज कर देते हैं तो वो अपनी ड्रग फिर सूटेबल नहीं रहती अपने पर्पज़ को अचीव करने के लिए। वो ड्रग अपने टारगेट को जब नहीं किल करती, उस तक पहुंच नहीं पाती, तो फिर उसका यूज़ जो है वो बेकार जाता है। एग्जाम्पल में हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया आ जाता है जिसके अंदर MCR1 जीन पाया जाता है, जो कि सेल वॉल के बाहर एक ऐसा कंपाउंड रिलीज़ करता है जो कि हमारे पास ड्रग की लैचिंग को, अटैचमेंट को या एंट्री को प्रिवेंट करवाता है। इसके अलावा फंगाई में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, वो उसमें भी एक जीन CYP1A जीन पाया जाता है जो कि ट्राइएजोल्स को प्रोटीन जो उनका टारगेट होते हैं उनके साथ बाइंड ही नहीं होने देता। एक और हमारे पास मैकेनिज्म है कि बाईपास कर देना एंटीबायोटिक के इफेक्ट को। सेल प्रोसेसेस को एंटीबायोटिक्स इनहिबिट ना कर सकें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल जो है अपने प्रोसेसेस को ही क्या कर लेता है, एवॉल्व कर लेता है, न्यू बना लेता है, ताकि पहले जिन प्रोसेसेस पे इफेक्ट कर रही थी माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल जिन प्रोसेसेस पे पहले इफेक्ट कर रही थी, अब न्यू प्रोसेस होने की वजह से एंटी माइक्रोबियल उसे रिकग्नाइज ना कर पाए और उसको जो है वो उसको ब्रेक डाउन ना करे या उसको अफेक्ट ना करें। एग्जाम्पल में हमारे पास स्टाफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया आता है जो कि इसी तरह उस पर अप्लाई होने वाली ड्रग ट्राइमेथोप्रिम को क्या करता है, उसके इफेक्ट को बाईपास कर देता है। कैसे? अपने सेलुलर प्रोसेसेस को मॉडिफाई करके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिंपली बताया गया है कि बैक्टीरिया कैसे फाइट करते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स या फंगस कैसे फाइट करते हैं अगेंस्ट एंटीफंगल्स। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जर्म्स से फाइट करते हैं ताकि इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके, और जर्म्स भी मुकाबले में इन एंटीबायोटिक्स से रिएक्शन के तौर पे जो है ना अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अपने आप को ताकि वो अपनी सर्वाइवल को यकीनी बना सकें। तो ये जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ माइक्रोब्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट दीज ड्रग्स, इन्हें ही रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स कहा जाता है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ माइक्रोब्स में ही पैदा होती है, ड्रग्स के अगेंस्ट ह्यूमंस में पैदा नहीं होती या होस्ट सेल में पैदा नहीं होती। अब जो मैकेनिज्म्स हमने डिस्कस किए हैं उनको आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं।
तो एक बैक्टीरियल सेल की मदद से बताया गया है कि वो किस तरह एंटी माइक्रोबियल्स के इफेक्ट को प्रिवेंट करता है। नंबर 1 आप देख सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग आ रही है और वो जो हम क्या कर रहे हैं, न्यू सेल प्रोसेसेस बना रहे हैं ताकि एंटीबायोटिक अपने टारगेट को पहुंच ही ना पाए। सेकेंडली हमारे पास जो माइक्रोब है वो डिस्ट्रॉय कर देता है या चेंज कर देता है एंटीबायोटिक की केमिस्ट्री को, ठीक है, एंजाइम्स या प्रोटीन्स की मदद से, जिसकी वजह से ड्रग ही जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसका कोई इफेक्ट शो नहीं होता बैक्टीरियल सेल पे। इसी तरह से माइक्रोब्स कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो इंटर ही नहीं होने देते एंटीबायोटिक्स को अपने अंदर, ठीक है, तो हमारे पास वो बाहर से ही वापस चली जाती है, अंदर दाखिल ही नहीं हो पाती कि वो बैक्टीरिया को किल करे। सेकेंडली हमने कहा था कि अगर वो अंदर दाखिल हो भी जाए तो कुछ ऐसे पम्प्स हैं जो रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें एज अ फॉरेन पार्टिकल और वापस इजेक्ट आउट कर देते हैं। इसके अलावा जर्म्स जो हैं वो अपना जिस टारगेट पे एंटीबायोटिक ने अटैक करना होता है उस टारगेट को ही चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ अटैच नहीं हो पाती और उस टारगेट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो नॉर्मल सेल प्रोसेसेस कैरी ऑन रहते हैं और एंटायर माइक्रोबियल्स जो हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाती या उन्हें किल नहीं कर पाती। सो ये हमारे पास मैकेनिज़म्स थे जो कि माइक्रोब्स अडॉप्ट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें एंटायर माइक्रोबियल की प्रेजेंस में भी। So we hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.